जैसे ही मैं खिड़की फांद कर कमरे में कूदी, मेरे पायल की आवाज ने सन्नाटे भरी फिजा में किसी गीत की तरह गुनगुनाहट भर दी थी। कमरे में पूरा अंधेरा था और मैं आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी ताकि मुझे कुछ दिखाई दे सके। मैंने अपने लहंगे को दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया था। अचानक मेरा पैर किसी खिड़की के पास रखी एक मेज से टकरा गया था। दर्द की एक तेज लहर मेरे पूरे वजूद में फैल गई थी और मेरे होठों से हल्की सी सिसकारी निकल गई थी। लेकिन मैंने झट से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, क्योंकि कमरे पर बिस्तर पर सोए हुए उस शख्स को मैं जगाना नहीं चाहती थी और ना ही इस वक्त कोई ड्रामा चाहती थी। अगर वो जाग जाता तो मेरी सारी प्लानिंग चौपट हो जाती। मुझे आज की रात कम से कम शांति से बितानी थी, ताकि सुबह होते ही मैं किसी नए प्लान पर काम कर सकूं। मैंने हाथ बढ़ाकर इधर उधर टटोलना शुरू किया। अचानक मेरा हाथ सोफे पर पड़ा और मैं उसी पर धड़ाम से गिर पड़ी थी और आधी लेट गई थी। दुल्हन का भारी लहंगा मुझे परेशान कर रहा था, मगर मुझे अब उसकी परवाह नहीं थी। मैंने अपने सिर को पीछे की तरफ सोफे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली थीं। कहीं दूर से शहनाइयों की आवाज़ आ रही थी, मगर मैं जानती थी कि ये आवाज़ें ज़्यादा देर तक नहीं बजेंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि दुल्हन घर से भाग चुकी है, तो वो मुझे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। लेकिन मुझे यकीन था कि वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बिस्तर पर लेटे यश के खर्राटे मेरी सोचों में खलल डाल रहे थे। मेरे घर वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने यश के घर में पनाह ली है, और खुद यश को भी नहीं पता था कि वो किस मुसीबत को अपने गले डाल बैठा है। उसकी ये सुकून भरी नींद बस कुछ ही देर की थी। जल्दी ही उसके सिर पर ऐसा बम फटेगा कि धुआं उसके कानों से निकलेगा। मुझे यश के बारे में सोचकर ही तरस आने लगा था, मगर मैं भी मजबूर थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर राज से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने ये बात घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो भी अपनी जिद पर अड़े थे। अब उन्हें अपनी जिद का अंजाम पता चल जाएगा, जब उन्हें पता चलेगा कि शादी के मौके पर दुल्हन घर से भाग गई है। मेरे पापा और भाई तो भूखे शेरों की तरह मुझे ढूंढेंगे। उनका गुस्सा संभाले नहीं संभलेगा, मगर उनकी तलाश शुरू होने से पहले मैं बहुत दूर निकल चुकी होंगी। मैं इन सब बातों के ताने बाने बुनने लगी थी। ये सोचते सोचते मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद में सो गई। न जाने मुझे सोए हुए कितना वक्त हुआ था कि अचानक लगा जैसे मैं पानी में डूब रही हूँ। आंखें खुली तो सामने का नजारा देखकर मैं हैरान रह गई थी। यश पानी का गिलास लिए मेरे सिर पर खड़ा था। आधा गिलास उसने मेरे चेहरे पर फेंक दिया था और बाकी आधा फेंकने की तैयारी में था। मैं झटके से सोफे से उठी। वो मुझे घूर रहा था इससे पहले कि वो बाकी आधा गिलास भी मेरे चेहरे पर फेंकता। मैंने जोर से उसे पीछे धक्का दिया था और वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गया था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। मेरे पायल की छनछनाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी और मेरी चूड़ियों की खनक उसके कानों में शीशे की तरह उतर रही थी। मैं एकदम से उसके ऊपर झुकी और आंखों में गुस्से की लपट भर कर कहा था, ये कौन सा तरीका है मेहमानों को ट्रीट करने का? तुम में जरा भी तहजीब नहीं है क्या? वो एकदम से मुंह खोलकर मुझे देखने लगा, फिर उठा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। उसने गुस्से से कहा, ये क्या बदतमीजी है? किसी शरीफ आदमी के कमरे में रात के बीचों बीच घुसना कौन से तहजीब का हिस्सा है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें तो अभी तक अपने पति के साथ विदा होकर चले जाना चाहिए था। तो मेरे कमरे में क्या करने आई हो? वो गुस्से और हैरानी से पागल हो रहा था और मैं सहम कर पीछे हटने लगी थी। ये वही सवाल था जिसका जवाब मैं कल रात से ढूंढ रही थी। मैंने धीमे से कहा, मैं राज से शादी नहीं करना चाहती थी और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि रात के वक्त किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाऊं। तुम्हारा घर मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह लगा था। तुम पर कोई शक नहीं करेगा। मैं एकदम से पलटी और खिड़की का पर्दा हटाकर दूर अपने घर की तरफ देखने लगी थी। मेरे घर के बाहर मेरे दोनों भाई लाल चेहरे के साथ खड़े थे और गार्ड पर चिल्ला रहे थे। यकीनन उन्हें पता चल गया होगा कि मैं गायब हूँ, और अब जब मैं उन्हें कहीं नहीं मिली तो उनका गुस्सा गार्डों पर निकल रहा था। मगर उस बेचारे का क्या कसूर था? मैं तो अपने कमरे की खिड़की फांद कर यहाँ तक आ गई थी।
मुझे उस पर तरस आने लगा था। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे फिर से बंद कर दिए। यश अब भी मुझे ही घूर रहा था। उसने अचानक मेरा बाजू पकड़ लिया और बोला, चलो अभी भी वक्त नहीं गया। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। इससे पहले कि वो मुझे धकेल कर कमरे से बाहर निकालता, मैंने जोर से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं किसी भी कीमत पर वहां वापस नहीं जाऊंगी। वो लोग मुझे मार डालेंगे। यश बोला, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब चाहे मरो या जियो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जान तो छोड़ो। मेरे गले क्यों पड़ी हो? मैंने कहा, तुम मेरे पड़ोसी हो। पड़ोसियों के भी कुछ हक होते हैं। मुसीबत के वक्त मदद करना उन्हीं हकों में शामिल है। वो बेहद गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और बोला, अगर कोई पड़ोसी अपनी इज्जत को घर से भगाकर दूसरे के घर ले आए, तो उस पड़ोसी का फर्ज बनता है कि वो उस इज्जत को पकड़कर उसके घर वालों को लौटा दे। ये कहते ही यश ने मुझे जोर से बाजू से पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाने लगा था। मैं खुद को पीछे धकेल रही थी और वो मुझे आगे की तरफ खींच रहा था। इस खींचातानी में मेरा लहंगा कमरे में पड़ी किसी नुकीली चीज में फंस गया और जैसे ही उसने मुझे अपनी तरफ खींचा, मेरा लहंगा बीच से फट गया था। मैं फटी फटी आंखों से अपने कीमती लहंगे को देखने लगी थी। यशवी एकदम से रुक गया था। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, जैसे उसे अपनी हरकत की गहराई का एहसास हो गया हो। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। मैंने कहा, तुमने मेरा इतना कीमती लहंगा फाड़ दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वो बोला, अब ये लहंगा तुम्हारे किस काम का? तुमने कौन सा रुखसत होकर अपने राज के घर जाना है? उसने जैसे मजाक में माहौल को हल्का करने की कोशिश की थी। मैंने गुस्से से कहा, मैंने ये अपनी पसंद से खरीदा था। तुम बहुत बदतमीज और जाहिल आदमी हो। वो बोला, जब शादी तुम्हारी पसंद की नहीं थी तो लहंगा पसंद का क्यों खरीदा? मैंने कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब तो तुम दुश्मनी पर उतर आई हो, लेकिन मेरी दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने उंगली उठाकर उसे चेतावनी दी थी। ये लो मेरी कलाई पकड़ो और मुझे मेरे घर छोड़ाओ। कौन मानेगा तुम्हारी बात कि मैं तुम्हारे घर में पनाह लेने आई थी? मैं सबको कहूंगी कि शादी की रात तुमने मुझे अगवा किया था, सारी रात अपने पास रखा, मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश की, मेरे साथ बदतमीजी की। फिर देखना मेरे भाई तुम्हारा क्या हाल करते हैं। लोग मेरी बात पर यकीन करेंगे, तुम्हारी बात पर नहीं। वो हैरान होकर मुझे घूरने लगा और बोला, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैंने कहा, तो ऐसे ही सही। मैंने उसे चुनौती भरी नजर से देखा था। चलो मेरे साथ मेरे घर, हम दोनों साथ मरेंगे। मैं अकेली नहीं मरूंगी, क्योंकि तुम मेरे भाइयों को जानते हो। उनके गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। वो बोला, ये धमकी किसी और को देना, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने कहा, तुम मुझसे डरो क्योंकि आज तक तुम्हारा पाला मुझ जैसी से नहीं पड़ा होगा। मैं खूंखार निगाहों से उसे देख रही थी। उसने पूछा कि तुम चाहती क्या हो, और यही वो सवाल था जो मैं उसके मुंह से सुनना चाहती थी। शायद मेरी धमकी असर कर गई थी। मैं धीरे धीरे उसके करीब गई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं क्या चाहती हूँ। और जैसे ही मैंने वो कहा, उसके सिर में जैसे धमाके होने लगे थे। धुआं उसकी आंखों और कानों से निकलता महसूस हुआ। वो चिल्लाया, हरगिज नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? वो एकदम गुस्से में आ गया था। मैंने कहा, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान लो। इससे में तुम्हारी और मेरी दोनों की जान बच सकती है। मैंने उससे ऐसी शर्त रखी थी कि उसके लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत हो गई थी। मगर मैं जानती थी कि उसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मैं मुस्कुराती नजरों से उसे देख रही थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मेरे जाल में फंस चुका था। लेकिन जब वो एक एक कदम मेरे करीब आने लगा, तो मैं सहम गई थी और दीवार से लग गई। अब वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के पास लाकर दोनों हाथ दीवार पर रख दिए थे। मैं उसके बाजुओं के बीच में किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी थी, क्योंकि उसके खतरनाक इरादे उसकी आंखों से झलक रहे थे। वो बोला, मैं यश कपूर हूँ, मुझे आज तक कोई ब्लैकमेल नहीं कर सका, और तुम ये नन्ही सी चिड़िया किस बाग की मूली हो? तुम्हें लगता है कि जो तुम कह रही हो मैं वो कर लूंगा? तुम्हारी ये धमकियां मुझे डरा लेंगी। वो मुस्कुराया और बोला, तुम दुल्हन के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, और मैं एक जवान अकेला लड़का हूँ जिसे घर में बैठे ही एक मुफ्त की दुल्हन मिल गई है। पहले तो मैं जी भर कर तुमसे मजा लूंगा, उसके बाद तुम्हारी शर्त मानने का सोचूंगा, क्योंकि हर चीज की एक कीमत होती है।
क्या चुका पाओगी तुम वो कीमत? वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था और मैं सांसें रोके उसे सुन रही थी। जैसे ही मैंने अपने होठ हिलाने की कोशिश की, उसने जोर से अपनी उंगली मेरे होठों पर रख दी थी और फिर अचानक मेरा फटा हुआ लहंगा और भी फाड़ने लगा था और उसके हाथ मेरी चोली की ओर बढ़ने लगे थे। मैं राज परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मुझसे बड़े 3 भाई थे और मैं उनकी सबसे छोटी इकलौती बहन थी। मेरे बाप भी जमींदार थे, बहुत सख्त मिजाज, अपनी इज्जत और गैरत पर जान देने और लेने वाला आदमी। मैं बचपन से ही ऐसे माहौल में पली थी जहाँ सांस लेना भी गुनाह लगता था। मेरा नाम तो सपना था, लेकिन मेरा कोई भी सपना कभी पूरा नहीं हुआ था। जो भी ख्वाब मैंने आंखों में सजाए वो मेरे खानदान की रीति रिवाजों की भेंट चढ़ गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने घर वालों से पढ़ने की इजाज़त ली थी। अगर मेरी माँ मेरा साथ न देती तो शायद ये ख्वाहिश भी दम तोड़ देती। मेरी माँ ने मेरे पापा के सामने डट कर कहा था, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। मेरे भाइयों ने बहुत ऐतराज़ किया था। जब मेरा कॉलेज में एडमिशन होने वाला था, जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं, तब भी माँ उनके सामने अडिग खड़ी रही और कहा, मेरी बेटी कोई गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, लेकिन मैं उनका सपना ज़रूर पूरा करूंगी। बड़ी मुश्किलों के बाद मेरा एडमिशन हो गया था, पर मैं नहीं जानती थी कि मेरी मोहब्बत मेरे सपनों के बीच आ जाएगी। मैंने आज तक किसी मर्द की मोहब्बत को नहीं जाना था। मेरे घर में हमेशा मर्द मुझ पर सख्त निगाहें रखते थे, कभी प्यार से बात नहीं की। उनके लिए मैं बस एक बोझ थी जो किसी भी वक्त उनकी इज्जत मिट्टी में मिला सकती थी। इसलिए उन्होंने कभी भी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन जब मुझे प्रेम की मोहब्बत मिली तो लगा कि दुनिया में इससे खूबसूरत एहसास कोई नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी का अपनापन क्या होता है। प्रेम के लिए मैंने अपने परिवार की हर बंदिश तोड़ने की ठान ली थी, क्योंकि प्यार का फूल तो पत्थर की जमीन पर भी खिल जाता है। मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने खानदान की रीति रिवाजों से बगावत करूंगी और प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। मगर शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। ये मेरी मोहब्बत को पाना इतना आसान नहीं था। मेरे भाइयों को किसी तरह से भनक लग गई थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेज में मेरे पीछे जासूस लगा रखे थे। जब मैं प्रेम से छुप छुप कर मिलती थी तो उन्हें सब खबर हो गई थी। एक दिन मैं नीम के पेड़ के छांव में प्रेम के साथ बैठी उससे बातें करने में खोई हुई थी कि अचानक कॉलेज के गेट के बाहर एक कार रुकी। उसमें से मेरे भाई उतरे, हट्टे खट्टे गुस्से में भरे हुए। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सबके सामने ही मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। उन्होंने प्रेम को भी बुरी तरह से पीटा। ये तो अच्छा हुआ कि कॉलेज प्रिंसिपल ने पुलिस बुला ली थी, वरना पता नहीं क्या होता। प्रेम की तो जान बच गई, मगर मेरी नहीं। घर लौटते ही मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, जैसे किसी कैदी को कैद में डालते हैं। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मेरी मोहब्बत की उम्र इतनी छोटी होगी कभी सोचा भी नहीं था। मैं रहम की भीख मांगती रही, मगर किसी का दिल नहीं पिघला। और फिर मेरी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से होने जा रही थी जो मेरे भाइयों की ही तरह जालिम और निर्दयी था। उसे औरतों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए औरतें बस एक चीज थी, जैसे बकरियां जिनकी ना तो कोई सोच मायने रखती है, ना ही किसी एहसास की कीमत। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरा दिमाग काम करना छोड़ चुका था कि मैं किसी तरह से प्रेम से संपर्क करूं। आखिर एक दिन बड़ी मुश्किलों से मैंने अपनी नौकरानी के नंबर से प्रेम को फोन किया था। वो भी मेरे ही तरह तड़प रहा था। कह रहा था कि बस तुम किसी तरह वहां से निकल आओ। अगर मैं वहां गया तो तुम्हारे भाई मुझे पहचान लेंगे। उसने मुझे अजीब सी मुश्किल में डाल दिया था। मैं दिमाग में तोड़ जोड़ करने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर अचानक ही मुझे अपने पड़ोसी का ख्याल आया, जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल पास था। मेरे कमरे की खिड़की से उसके कमरे की खिड़की तक का फासला बहुत कम था। घर के गेट के बाहर पहरेदारों की कड़ी निगरानी थी, इसलिए घर से बाहर निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। शादी की खरीदारी में भी मेरे भाई और मेरी माँ साथ रहते थे, इसलिए वहां भी मैं उनसे बचकर नहीं भाग सकती थी। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, यश का घर। वहां मैं एक रात के लिए ठहर सकती थी, उसके बाद चाहे मुझे उसके पाँव ही क्यों न पकड़ने पड़ते, मैं प्रेम तक जरूर पहुंच जाती। मेरी शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। मेहमान घर आ चुके थे और ज्यादातर अपने कमरों में ही रहते थे। मैं बेचैनी से चल रही थी कि कब
मौका मिले और मैं खिड़की से निकल कर भाग सकूं। और वो मौका मुझे अपनी शादी की रात को ही मिला था, जब मैं दुल्हन बनी बैठी थी और मेरी बारात आने ही वाली थी। भाई लोग और सारे मेहमान बारात के स्वागत के लिए गेट पर खड़े थे। घर में और मेरे कमरे में कोई नहीं था, इसलिए मैंने मौके का फायदा उठाया। रात का समय था, मैं खिड़की से कूद गई और बालकनी की रेलिंग पर रस्सी बांधकर अपने घर के पिछले आंगन में उतर आई थी। वहां उस वक्त कोई नहीं था, सबको शायद दूल्हा देखने की उत्सुकता थी। हमारे पिछले आंगन की दीवार छोटी थी, वहां से मैं आराम से फांद सकती थी, इसलिए नीचे स्टूल रखकर मैं कूद गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, अगर पकड़ी गई तो बारात की जगह मेरा जनाजा निकलेगा। हमारे आंगन की दीवार के साथ ही यश के घर की दीवार थी। मेन गेट बंद था और मैं बेल बजाने की गलती नहीं कर सकती थी, ना ही यश को जाते ही जगा सकती थी, वरना वो आपे से बाहर हो जाता। यश मेरा पड़ोसी था, कुछ महीने पहले ही लंदन से वापस आया था और अकेला ही यहाँ रहता था। उसके माँ बाप एक हवाई हादसे में जान गंवा चुके थे और उस वक्त यश पढ़ रहा था। ये सदमा उसके लिए झेलना बहुत मुश्किल था। माँ बाप के मरने के बाद वो लंदन चला गया था और अब कुछ महीने पहले ही भारत लौटा था। उसके माँ बाप हमारे घर आते जाते थे, उनकी मौत हमारे लिए भी किसी सदमे से कम नहीं थी। यश से मेरी मुलाकातें अक्सर हो जाया करती थीं। यश वो अकेला इंसान था जिसके हमारे घर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मेरे माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और वो भी बहुत मिलनसार था। अगर मैं यश के घर में सड़न ले लेती तो किसी को शक नहीं होता। मैं जानती थी कि यश को ये बात बहुत बुरी लगेगी और वो हर संभव कोशिश करेगा कि मुझे वापस घर भेज दे, मगर मैंने पहले ही ठान लिया था कि मैं उसे ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मैं उसे इतना मजबूर कर दूंगी कि उसके सामने ऐसी शर्त रखूंगी कि उसे मेरी बात हर हाल में माननी पड़ेगी। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि वो यश कपूर है, जो मेरे जैसे कमजोर लड़कियों का फायदा भी उठा सकता था। मगर मेरे पास शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मैं किसी भी हालत में उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाऊंगी। क्योंकि यश ने मुझे जोर से बाहों में पकड़ा और बाहर की ओर धकेलने लगा था। कहने लगा, मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। अभी भी वक्त नहीं बिगड़ा। अगर तुम्हारी बारात वापस लौट भी गई है तो फिर से वापस आ जाएगी, मगर मैं किसी कीमत पर तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था और मैं कदम पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरा लहंगा किसी नुकीली चीज में फंस गया था और बीच से फट गया था, और मैं जैसे ही फट पड़ी थी मेरा चेहरा बेइज्जती से लाल हो चुका था। यश एक पल भर के लिए रुक गया था। शायद उसे भी जो हुआ उसकी गंभीरता का एहसास हो गया था। उससे पहले कि वो कुछ कहता मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा इतना कीमती लहंगा बर्बाद कर दिया है तुमने। बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लो पकड़ो मेरा हाथ और मुझे मेरे घर फेंक दो। मुझे मेरे भाइयों के सामने छोड़ आओ, मैं सबको कह दूंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था और मेरी इज्जत खराब की थी। मेरे भाई तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, मेरे आंसुओं पर यकीन करेंगे। शायद वो मुझे माफ कर भी दे, मगर तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। भले ही हमारे घरों का आपस में बहुत पुराना रिश्ता हो, मगर घर की इज्जत को तार तार करने वाले की सजा मौत के सिवा और क्या हो सकती है? अगर तुम मरने के लिए तैयार हो तो लो पकड़ो मेरा हाथ और मुझे वहां छोड़ दो। पर मैं मरूं तो तुम भी मेरे साथ मरोगे, क्योंकि तुम पहले ही मुसीबत में फंस चुके हो। किसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा। यह अचानक सन्न रह गया था। शायद बाजी उसके पक्ष में उल्टी पड़ चुकी थी। मुझे भीतर से थोड़ी राहत हुई कि मेरी धमकी असर कर गई है और वो मेरी शर्त मानने को तैयार है। वो कुछ देर तक मुझे भीतर तक उतरने वाली नजरों से देखने लगा और फिर धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा था। उसकी आंखों में अचानक एक पागलपन सा उतर आया था। मैं सहम गई थी, मैंने इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। वो मेरे पास आता जा रहा था और मैं दूर हटती जा रही थी। अचानक मैं दीवार से लग गई और उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर मुझे चारों ओर से घेर लिया था और हाथ दीवार पर रख दिए थे। मैं उसकी मजबूत बाहों के बीच दब गई थी। मैं भीतर तक कांप उठी थी, पर जाहिर तौर पर खुद को नॉर्मल रखा था, क्योंकि मैं उसके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसकी करीबी इतनी तेज थी कि मेरी टांगें
थर-थर काँप रही थी। वो बोला, देखो मेरी आँखों में, मैं तुम्हारे और तुम्हारी शर्तों से डरा हुआ हूँ। देखो कितना काँप रहा हूँ मेरा शरीर। शायद वो मेरे काँपते वज़न को नज़रअंदाज कर मज़ाक उड़ा रहा था और खुद भी काँपने की एक्टिंग कर रहा था। वो बहुत ज़ोर से हँसा और कहा, मैं यश कपूर हूँ, मुझे ब्लैकमेल करना आसान नहीं है। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने मुझसे मदद माँग कर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊँगा और तुम्हारी बचकानी शर्तों के मुताबिक तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास छोड़ दूँगा और उसे ढूँढने में तुम्हारी मदद करूँगा। तुम कितनी मासूम हो सपना। तुम सज संवर कर दुल्हन बने रात में किसी नौजवान के कमरे में घुसकर उसे ब्लैकमेल करोगी और कहोगी कि तुम्हारे आशिक तक पहुंचा दे और धमकी दोगी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो तुम मुझे मेरे भाइयों से मरवा दोगी और तुम समझती हो कि मैं तुम्हारी इन गीदड़ भक्तियों में आ जाऊंगा। पागल हो तुम सपना। कौन पकी पकाई खीर अपने सामने रखकर उसे किसी और के हवाले कर देता है। थोड़ी सी खीर तो मैं भी चखूंगा। आखिर मेरे नसों में जवान खून बहता है और मैं पूरी तरह अकेला जी रहा हूँ। इतने ही दिनों से किसी औरत के लिए तरसा हूँ। वो मुझे अंदर तक उतरती नजरों से देख रहा था और होठों पर जीभ फेर रहा था। मेरे तो जैसे खून सूख सा गया था उसकी बातें सुनकर, क्योंकि मैंने कभी यश को इस तरह का लड़का नहीं समझा था। वो धीमी आवाज में बात करता था, नजर झुकाकर बोलता था, पर ये यश वही नहीं था जिसे मैं बचपन से जानती थी। ये तो कोई और ही बदल गया इंसान था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम बहुत पछताओगे यश, खबरदार अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो। मेरी आवाज में सिहरन थी। वो अचानक जोर से हंसा। उसकी गर्दन पर नसें उभर आई थी। मुझे उससे पहली बार नफरत महसूस हुई थी, मगर ऐसा नहीं था जैसे उसे मेरी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। उसने अचानक मेरी कमर पकड़ ली और मुझे अपने बिल्कुल पास कर लिया था। उसकी गर्म सांसें मेरे ठंडे वजूद पर पड़ने लगी थीं और मुझे लगा जैसे मेरी सारी योजनाएं मिट्टी में मिल गई हों। यश वही आखिरी इंसान था जिसके हाथों अपनी इज्जत खोना मैं चाहती भी नहीं थी। मैंने कहा, यश, हम बचपन के दोस्त हैं। तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे लगा तुम मेरी मदद करोगे। उसने कहा, इस बचपन की दोस्ती को मैं एक बहुत ही खूबसूरत रंग में रंगने जा रहा हूँ और इसे और भी मजबूत कर दूंगा। तुम क्यों परेशान हो? रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारे प्रेम को कुछ पता नहीं चलेगा। बस आज रात मेरे साथ बिताओ। कल मैं तुम्हें तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तुम्हारे घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी मदद के लिए यहाँ आई थी। वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था कि मुझे उसकी मानसिक स्थिति पर शक होने लगा था। मैंने झट से उसे धक्का देने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई थी। उसकी आंखों में इतना नशा था कि खुद को छुड़वाना लगभग नामुमकिन हो गया था। और फिर अचानक उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी गर्दन पर कुछ बहुत जोर से चुभा और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मुझे लगा शायद अब मैं दिन की रोशनी कभी भी नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि यश ने वो कर दिखाया था। मैंने एक झटके से आंखें खोली तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधी हो चुकी हूँ या मुझे किसी गहरे अंधेरे कुएं में धकेल दिया गया हो। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैंने इधर उधर से टकराने की कोशिश की, हाथ पैर मारे, पर मैं किसी बंद सी जगह में थी जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक चीज मैंने महसूस की, मेरे नीचे की जमीन हिल रही थी जैसे मैं कहीं सफर में हूँ। बार बार कोई झटका लगता तो मेरा सिर ऊपर किसी लोहे जैसी चीज से टकरा जाता और दर्द की एक तेज लहर मेरे अंदर उतर जाती। मैं बेहद डर चुकी थी, समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आखिरी नजारा जो मेरी आंखों में था, उसमें यश एक पागलपन की हद में दिखाई दे रहा था, जैसे वो मेरे साथ कुछ भी भयानक करने वाला हो। फिर मुझे अपनी गर्दन में किसी चीज की चुभन का एहसास हुआ और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। अब जब आंखें खुली तो लगा जैसे मैं किसी अंधेरी दुनिया में हूँ। मैंने चारों ओर उस लोहे से बने ताबूत जैसी जगह को हाथों से बचाकर देखने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस वो ताबूत हरकत में था। मेरे पास सब्र करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। काफी देर तक लगातार हलचल के बाद अचानक वो ताबूत रुक गया और मेरी जान में जान आई थी, क्योंकि सांस अब बहुत ज्यादा घुटने लगी थी। उस यश के बच्चे पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि जो चाहता था उसका चेहरा नोच लूं या उसे आग में फेंक दूं। कुछ देर इंतजार के बाद आखिरकार उस ताबूत का ढक्कन खुल गया था
और तेज धूप मेरी आंखों में पड़ी थी। मैंने फौरन अपना हाथ आंखों के आगे रख लिया था। फिर धीरे धीरे हाथ हटाया तो देखा वो मेरी जान का दुश्मन पूरे कद से मेरे सामने खड़ा था। मैं उसे आंखें फाड़ कर देख रही थी क्योंकि अब वही मेरे और धूप के बीच में खड़ा था और सूरज की रोशनी सीधे मेरे आंखों पर नहीं पड़ रही थी। मैं गुस्से से लाल पीली होकर उसे घूर रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि मैं उसका हाथ पकड़कर उस गाड़ी जैसी जगह से बाहर निकल सकूं। शायद वो अपना उसका कोई ट्रक था, लेकिन मैंने उसकी मदद को ठुकरा दिया और खुद ही छलांग लगाकर बाहर आ गई थी। उसने मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखा और बोला, वाह, तुम तो किसी सुपर हीरोइन से कम नहीं हो। फिर भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी, हैरत की बात है। वो जैसे तंज कस रहा था। मैंने गुस्से से कहा, क्या बदतमीजी है ये, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? और वो मेरी गर्दन में क्या चीज चुभ हुई थी तुमने? मैंने बेकाबू होकर अपनी गर्दन छुई थी, जहाँ अब भी हल्का हल्का दर्द हो रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी मदद करने का ये मेरा अपना तरीका है, क्योंकि होश में तुम्हें उस घर से निकालना बहुत खतरनाक था। तुम लड़कियां बहुत जल्दी हंगामा मचा देती हो, तुम्हारे साथ मेरी जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि तुम्हारे बॉडीगार्ड तो बाहर ही खड़े थे। इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें बेहोश करके बोरी में डालना पड़ा और फिर गाड़ी में रखकर यहाँ लाना पड़ा। मैं हैरानी से मुंह खोलकर उसे देखने लगी। क्या तुमने मुझे बोरी में डाला था? अगर मैं मर जाती तो, अगर मेरा दम घुट जाता तो? मुझे ये सोचकर ही घुटन होने लगी थी। मैंने बेइख्तियार अपने गले पर हाथ रखा और गहरी सांस अंदर बाहर खींची थी। वो मेरी इस हरकत पर जोर से हंस पड़ा और बोला, जब मुझे ये खतरा हुआ कि तुम मर सकती हो तो मैंने तुम्हें तुम्हें बोरी से निकाल कर गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया था। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, न ही तुम्हारी जिंदगी को। तुम आजाद हो, अपने आशिक के साथ जहां भागना चाहो भाग सकती हो। मैंने गुस्से से कहा, अचानक इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? पहले तो बड़े धमकियां दे रहे थे मुझे कि मैं एक लड़की हूँ, खूबसूरत हूँ, मुझे दुल्हन बनकर शादी का जोड़ा पहनना है और तुम्हारे साथ सुहागरात मनानी है, वगैरह वगैरह। ये कहते कहते मेरी नज़र अचानक अपने कपड़ों पर पड़ गई थी। मगर ये क्या, अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं सड़क पर गिर पड़ी। सदमे से मेरा बुरा हाल था, क्योंकि मेरे शरीर पर मेरा दुल्हन वाला लहंगा नहीं, बल्कि उसकी कोई टी शर्ट और नीचे ढीला सा ट्राउजर था। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतना बदतमीज हो सकता है। मैंने सोचा भी नहीं था। मैं आंखों में आंख भरकर उसे देखने लगी थी। वो शरारत से मुस्कुराया और बोला, पहले मैंने तुम्हें उसी भारी लहंगे में उठाने की कोशिश की थी, मगर वो तुम्हारे वजन से भी ज्यादा भारी निकला। पता नहीं तुम लड़कियां इतना बोझ कैसे उठा लेती हो। वो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगा था। मैं सदमे में कांप रही थी। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेइज्जत करने की? तुमने मेरे कपड़े बदले। वो शांत लहजे में बोला था, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे सिर्फ कपड़े बदलने पड़े, वरना मैं चाहता तो बहुत कुछ। उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। मैंने शर्म और गुस्से से लाल पड़ गई थी। इससे पहले कि मैं उस पर और चिल्लाती वो बोला, अब बताओ, अपने उस बॉयफ्रेंड का पता दो ताकि मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं और इस मुसीबत से अपनी जान छूटे। ये कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया था। मैंने भी उससे बहस करना बेकार समझा था और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। मेरा चेहरा गुस्से से सूज चुका था। वो बोला, मैंने लाइट बंद कर दी थी। अब देख लिया ना, मुंह मत फुलाओ और बताओ कहाँ जाना है तुम्हें। उसकी सफाई पर भी मेरा मूड खराब ही रहा, लेकिन अब उसकी मदद लेना तय कर चुकी थी तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैंने कहा, पहले अपना मोबाइल दो, मुझे उसे कॉल करनी है। उसने बिना कुछ कहे मोबाइल निकाल कर मेरे हाथ में दे दिया, जैसे वो भी मुझसे जल्द से जल्द छुटकारा चाहता हूँ। मैंने जल्दी से प्रेम का नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया था। मेरा दिल हर रिंग के साथ तेजी से धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। इससे पहले कि मेरा दिल बाहर आ जाए, फोन उठा लिया गया था। मैंने तुरंत कहा, प्रेम, मैं सपना बोल रही हूँ, अपने घर से भाग आई हूँ, किसी की मदद ली है। प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। ये बताओ तुम कहाँ हो, मैं खुद आ जाऊंगी तुम्हारे पास। मैं इतनी बेचैन थी कि उसकी बात सुनने बिना ही बहुत कुछ बोल गई थी। बहुत सी बातें एक साथ कह डाली थी, लेकिन जो आवाजें आगे से आईं और जो बात मेरे कानों में गूंजी, उसे सुनकर लगा जैसे पूरा आसमान मेरे सिर पर गिर पड़ा हो। मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाव हार चुकी थी। जिस प्रेम के लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया था,
अपने रीति रिवाजों से टकराई थी और अपने और यश की जान को खतरे में डाला था। वो प्रेम अब मेरा नहीं रहा था, वो किसी और का हो चुका था। फोन मेरे हाथों के बीच कांप रहा था और अचानक मेरी गोद में गिर गया था। यश मेरा चेहरा देखकर परेशान हो गया। कुछ देर मैं एकदम सन्न खड़ी रही, फिर उसने मेरी आंखों के सामने चुटकी बजाई और कहा, सपना, सपनों से बाहर आ जाओ। उनके अंदर इतना उथल पुथल क्यों कर रही हो? बताओ, तुम्हारा प्रेम तुम्हें खुद लेने आएगा या मुझे तुम्हें छोड़ना होगा? मैंने चौंक कर यश की तरफ देखा और कहा, नहीं, दरअसल मैं उसके घर का पता जानती हूँ, तो प्लीज तुम गाड़ी चलाओ, मैं खुद उसके पास जाना चाहती हूँ। मैंने खुद को नॉर्मल रखा और यश से वही बात नहीं कही जो फोन पर सुनी थी। पहले मैं खुद जाकर पता लगाना चाहती थी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने मुझे वादे किए थे, उसे मुझने इतना हौसला दिया था कि मैं सबसे टकरा कर भी उसे पालूंगी। यश ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? क्या उसने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया? उसकी जुबान जल रही थी, पर मैंने कहा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ और बस वही करो जो कहा है। उसके घर तक छोड़ दो, उसके बाद ना मैं तुम्हें जानूंगी ना तुम मुझे। मैंने इतनी सख्त लहजे में कहा कि वो पल भर में चुप हो गया था और बिना बोले ड्राइव करने लगा था। लगभग 1 घंटे की दूरी पर गाड़ी एक फ्लैट के सामने रुकी। मुझे प्रेम के घर का पता इसलिए याद था क्योंकि एक दिन कॉलेज से आधी छुट्टी में उसने मुझे घर दिखाया था। पूरा रास्ता मैं चुप रही। यश बार बार मेरा चेहरा देखता, कहने को मुंह खोलता और फिर चुप हो जाता। उसे भी शक हो गया था कि मुझ में कुछ अलग हुआ है, क्योंकि मेरी सारी एक्साइटमेंट उड़न छू हो चुकी थी। जब गाड़ी रुकी तो मैंने कहा, अब तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरा बहुत बड़ा फेवर किया है। अगर जिंदगी में कभी मेरे से कुछ चाहिए हो तो बेझिझक मांग लेना, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। यश मुस्कुरा कर बोला, मेरे लिए तुम्हारी खुशी मायने रखती है। जिस प्रेम के लिए तुमने इतना कुछ झेला है, वो क्या तुम्हें धोखा देगा? शायद वो मुझे या खुद को दिलासा दे रहा था। मैं कड़वाहट से मुस्कुरा दी और कहा, बेशक वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरा इंतजार कर रहा है। अब मैं चलती हूँ, तुम वापस चले जाओ। इतना कहकर मैं गाड़ी से उतरी। मेरे चलने में साफ झलक रहा था कि मैं लड़खड़ा रही हूँ, पर मैंने यश के सामने अपना राज नहीं खोला था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी निगाहों में मैं शर्मिंदा हो जाऊं। मैं जानती थी कि अब मेरे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं वापस घर चली भी गई तो मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। एक पल भी नहीं सोचेंगे। सोचने पर लगा कि घर से दूर रहकर कम से कम मैं जिंदा तो रह सकती हूँ। मैंने डोरवेल पर हाथ रखा। यश अभी तक मुझे ही देख रहा था। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा और इशारे से उसे लौट जाने को कहा था। उसने गाड़ी मोड़ ली और चला गया। मैं चाहती थी कि वो जल्दी से वहां से चला जाए, क्योंकि उसके सामने मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो गया, मेरा चेहरा गुस्से और जलन से लाल पड़ गया था। मेरी आंखों में जैसे अंगारे भड़क रहे थे, क्योंकि फोन पर प्रेम की नहीं बल्कि उसकी प्रेमिका थी। जब मैंने जल्दबाजी में कहा कि मैं उसके लिए अपना घर छोड़कर आ गई हूँ, तो सामने से किसी लड़की की आवाज आई थी। उसने कहा कि वो प्रेम की बीवी है और दोनों की शादी हो चुकी है। उसने ये भी कहा था कि खबरदार अगर आइंदा इस नंबर पर कॉल की तो, और फोन काट दिया। तब से मैं हैरान थी, भला मेरा प्रेम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है। उसकी तो मेरे सिवा कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी और ना ही घर वालों की तरफ से कोई मजबूरी। वो मुझसे धोखा नहीं कर सकता था। पूरे रास्ते मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब कोई गलतफहमी है। जब मैंने डोरबेल पर हाथ रखा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा भरोसा डगमगा रहा था। लेकिन मुझे प्रेम का सामना करना ही था। उससे पूछना था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर ये कोई मजाक है तो मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। अचानक दरवाजा खुला और एक मॉडल सी लड़की बाहर आई थी। उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी बिस्तर से उठी हो। उसके कपड़ों में सिलवटें थीं, बाल बिखरे हुए थे और माथे पर गुस्से की लकीरें थीं। उसने मुझे घूरते हुए कहा था, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने कहा, मैं सपना हूँ और प्रेम से मिलने आई हूँ। हटो मेरे रास्ते से, मैंने अकड़ते हुए कहा और उसे कंधे से पकड़कर पीछे धकेल दिया था। वो बहुत दुबली पतली थी, एकदम से लड़खड़ा गई, गिरते गिरते बची थी। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं इतनी गुस्से में थी कि अगर कोई भी मेरे सामने आता मैं उसे मार ही डालती। जैसे ही मैं फ्लैट के अंदर पहुंची, मैंने जोर से प्रेम को पुकारना शुरू किया था। वो लड़की मेरे पीछे दौड़ती हुई चिल्लाई थी,
तुम में मैनर्स है या नहीं, किसी के घर में ऐसे घुसती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। वो मुझ पर चिल्ला रही थी, पर मैं उस पर चिल्लाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे सिर्फ प्रेम से बात करनी थी। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? शायद ये कोई मजाक हो, लेकिन ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? सामने के कमरे का दरवाजा खुला था। मैं बिना झिझक सीधा कमरे के अंदर चली गई थी, और जो नज़ारा मेरे सामने था उसे देखकर तो मेरी रूह ही कांप उठी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने मेरी ही लाश पड़ी हो, क्योंकि मेरी मोहब्बत का कत्ल हो चुका था। मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ गई थीं। सामने बिस्तर पर प्रेम डेटा सो रहा था। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, और वो कमर तक रजाई ओढ़े नींद के मजे ले रहा था। उसकी हालत चीख चीख कर बता रही थी कि उसने मेरी मोहब्बत का दम घोट दिया है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे इस मुकाम पर ले आएगी। मैंने तो अपनी सारी कश्तियाँ उस इंसान के लिए जला दी थी जो शायद मोहब्बत करने के काबिल भी नहीं था। अचानक मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर मैंने अपनी आंखों से जोर से रगड़ दिए, और उस इंसान के लिए एक भी आंसू बहाना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि मैं उस पर टूट पड़ती, अचानक वो लड़की कमरे में तनतनाती हुई दाखिल हुई थी और मुझे कमर से पकड़कर अपने सामने करने लगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में आने की? वो इतनी जोर से चिल्लाई कि प्रेम की नींद भी खुल गई थी। उसे शायद अंदाजा ही नहीं था कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठा और जल्दी से रजाई अपने सीने तक खींच ली थी। मैं उसे अंदर तक उतरती निगाहों से घूर रही थी, और वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे अपने सामने मौत का फरिश्ता देख लिया हो। वो लड़की फिर से हमारे बीच में आ खड़ी हुई थी, तो मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो फर्श पर गिर पड़ी थी और कराहने लगी थी। अब मैं प्रेम की ओर बढ़ी। मैंने कहा, प्रेम, ये सब क्या है? क्या मैंने तुम्हें फोन पर नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? मैंने अपनी उंगली अपने सीने पर रखी ताकि वो पहचान ले कि मैं कौन हूँ, वो जिसे शायद भूल चुका था। प्रेम के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो बुदबुदाने लगा था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि मैं अपने भाइयों से बचकर उसके पास पहुंच जाऊंगी। मैंने कहा, प्रेम, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। एकदम से मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। शायद मेरी मोहब्बत मेरे दिल की दीवारों से टकरा कर रो रही थी। प्रेम हकलाते हुए बोला, सपना, तुम यहाँ? मैंने कहा, ये सवाल जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ कैसे पहुंची, बल्कि मुझे ये बताओ कि लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मैं एकदम से फूंफार रही थी। अचानक वो लड़की उठी और मेरे फिर से सामने आ गई थी। कहने लगी, मैं प्रेम की बीवी हूँ। हम दोनों ने कल रात ही शादी की है। यकीन नहीं आता तो प्रेम से पूछ लो। और प्रेम ने अपना सर पकड़ लिया था और अपने बालों को उंगलियों से सहलाने लगा था, जो उसकी जिंदगी की तरह ही उलझ गए थे। मैं अब भी बेयकीन निगाहों से प्रेम को देख रही थी। मैं उसके मुंह से इकरार सुनना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे किसी और से शादी करनी थी तो मुझसे मोहब्बत के दावे क्यों किए थे? मगर वो लड़की मुझे धक्के देकर कमरे से निकालने लगी। कहने लगी, चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। उसके धक्के से मेरा सिर दीवार से लगा और मुझे चक्कर आने लगा था। इससे पहले कि मैं गिरती, प्रेम ने जल्दी से उठकर मुझे थाम लिया था। कहने लगा, सपना, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो जैसा होश खो बैठा था। उसने उस लड़की से कहा, रागनी, तुम पीछे हटो, ये सब मैं खुद ही संभाल लूंगा। रागनी उसे घूरने लगी। कहने लगी, इसे बताओ कि तुम मुझसे शादी कर चुके हो और इसे अपनी जिंदगी से निकाल दो, तुम सिर्फ मेरे हो। उसकी ये बात सुनकर मैं और भी गुस्से में आ गई थी। मैंने प्रेम को जोर से पीछे धक्का दिया और कहा, दूर रहो मुझसे, मैं मरी नहीं हूँ, थोड़ा सा खून ही निकला है ना। और वैसे भी किसी की धोखा देने से कोई मरता नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे पैरों में गिरकर अपनी मोहब्बत की भीख मांगूंगी, तो तुम सरासर गलत हो। ये सच है कि मैंने अपनी सारी खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे लिए जला दी थी। उस इंसान के लिए जिसे मोहब्बत शब्द का भी मतलब नहीं पता, उस पर मैंने अपनी सारी मोहब्बत लुटा दी। मगर ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं सारी जिंदगी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मगर जाते जाते सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में क्यों फंसाया कि मैं अपने घर वालों को छोड़ने पर राजी हो गई? तुम्हें नहीं पता कि मैंने अपनी बारात वाली रात अपने घर से निकल आई हूँ और किसी तरह मैं तुम्हारे तक पहुंची हूँ।
अगर मेरी जान चली जाती तो शायद बेकार ही जाती, क्योंकि तुम तो उस काबिल ही नहीं हो कि कोई तुम्हारे लिए मरे। लेकिन मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और वो जैसे बिल्कुल लाजवाब हो गया था। कहने लगा, सपना, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने परिवार से बगावत कर लोगी, क्योंकि जब से मुझे तुम्हारे भाइयों के बारे में पता चला है मैं उनसे डर गया था। और तुम भी तो जिद पर अड़ी थी कि भाग चलते हैं। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें पाना चाहता था, मगर तुम्हारे घर वालों की रजामंदी से, ना कि उनसे बगावत करके, क्योंकि वो किसी भी वक्त हमें ढूंढ कर मार डालते, और वो तो पूरे के पूरे दरिंदे हैं। मैं ऐसे परिवार के सामने भला कैसे खड़ा हो सकता था? मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। वो मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने मेरी शादी रागनी से करवा दी। रागनी मुझसे बहुत प्यार करती है और उसे तुम्हारे बारे में भी पूरा पता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर फिर भी उसने मुझे अपना लिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी जिंदगी में और मुश्किलें मत पैदा करो। तुम वापस अपने घर चली जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, मगर अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो वो मुझे मार डालेंगे। वो एक डरा हुआ चूहा लग रहा था। मुझे उस पर अफसोस हुआ। मैंने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम जैसे लड़कों को मोहब्बत करने का कोई हक नहीं होता, जो किसी मुश्किल घड़ी में अपनी मोहब्बत का साथ छोड़ दें। तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर मैं वापस गई तो वो मुझे मार डालेंगे, मगर उन्हें शायद ये नहीं पता कि मैं तो पहले ही मर चुकी हूँ। तुमने मुझे मार डाला है। अब मैं किसी पर भी भरोसा करने के काबिल नहीं रही। ये कहते ही मैं उस फ्लैट से बाहर निकल आई थी। वो मुझे पीछे से पुकारता रहा, बाहर आया, मगर मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, जिसने मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। फ्लैट से बाहर निकली तो यश की गाड़ी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, और मैं जानती थी कि मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। अब मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं था। मैं बिखरी हुई हालत में सड़क पर चलती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि जिंदगी ने हर तरफ से मेरे लिए खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए थे। अब सिर्फ एक ही प्लान मेरे जहन में था, और मैं उस पर अमल करना चाहती थी, ताकि इन सारी तकलीफों से छुटकारा पा सकूं। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे भरोसे की धज्जियां उड़ चुकी थी, और एक टूटा हुआ इंसान भला कैसे जिंदा रह सकता है? यही सोचकर मैं एक पुल पर जा खड़ी हुई थी। नीचे गहरी नहर बह रही थी और मुझे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरे लिए फरार का बस यही रास्ता बचा था। इससे पहले कि मैं नहर में छलांग लगाती, किसी ने मेरे बाजू से पकड़कर जोर से अपनी ओर खींच लिया था और मैं उसकी बाहों में समा गई थी। मैं इतनी हड़बड़ा गई थी कि उसका चेहरा भी नहीं देख सकी थी, जिसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया था। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैं सन्न रह गई थी। वो यश था, वही आखिरी इंसान जिसके सामने मैं इस हालत में जाना नहीं चाहती थी। वो मुझे अफसोस से देख रहा था और फिर मुझे अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मैं बिल्कुल भी सांस रोके कांपती हुई बैठी थी। अगर उसने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं अब तक शायद मर चुकी होती। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया? मेरा अब इस जिंदगी पर कोई हक नहीं है, वो बोला। लड़की, इतनी बेजज्बाती होकर मत सोचो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। किसी एक इंसान की बेवफाई तुमसे तुम्हारे जीने का हक नहीं छीन सकती। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो तुम मुस्कुरा दो और उसे कहो कि तुम्हें उसके धोखे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे काबिल ही नहीं थे। मगर शायद तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम इतनी बहादुर हो कि अपनी मोहब्बत के लिए जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा कदम उठा लिया और घर वालों को छोड़ आई, मगर इतनी कमजोर हो कि उसकी जरा सी बेवफाई सहन नहीं कर सकी और मौत को गले लगाने चली थी। उसने जैसे अफसोस से सिर हिलाया। मैंने कहा, तो मैं और क्या करूं? प्रेम ही मेरे जीने की उम्मीद था, मेरी खुशियों की जमानत था। उसी ने मुझे धोखा दिया है। तो अब मैं क्या करूं? मैं भी जैसे फट पड़ी थी। हालांकि मैं यश के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, मगर उस वक्त कोई भी होता तो मैं ऐसे ही करती। वो बोला, अगर एक इंसान ने धोखा दिया है तो किसी दूसरे पर ट्राई मार लो। वो जैसे मेरी बात का मजाक उड़ा रहा था, मेरा मजाक मेरी मोहब्बत का तमाशा बना रहा था। मैंने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं कोई सस्ती सोच वाली लड़की हूँ? और वो एकदम ठहाका लगाकर हंस पड़ा था। कहने लगा, वो तो मुझे नहीं पता, मगर तुम बहुत दिलचस्प लड़की हो। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपनी जिंदगी में इतने एडवेंचर करोगी।
आई लाइक इट। उसने जैसे मेरी तारीफ की थी। मैंने कहा, अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं घर नहीं जा सकती। वो बोला, मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर ले जाना मेरी भी जान को खतरे में डाल देगा, इसलिए मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि तुम्हारी तरह जान से हाथ धो बैठूं। जिंदगी बहुत कीमती है, मैं तो उसे मज़े से जीऊँगा, हजारों साल जीऊँगा। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था और लगातार बोलता जा रहा था। मैंने पूछा, तो फिर तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो बोला, यहाँ मुंबई में मेरा एक फ्लैट है जिसे मैं बेचने का सोच रहा हूँ, मगर बेचने से पहले तुम वहाँ रह सकती हो, क्योंकि मैं बहुत जल्द लंदन चला जाऊँगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैंने कहा, इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? मुझे मरने दो, अब जीकर भी क्या करना है? वो बोला, कुछ दिन अब मेरे फ्लैट में तन्हाई में अपने बारे में सोचो, जीने का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। शायद मरने का प्लान कैंसिल हो जाए। उसके बाद भी अगर तुम्हारा फैसला नहीं बदला तो मैं खुद तुम्हें उस पुल पर छोड़ आऊंगा, फिर तुम शौक से कूद जाना। गाड़ी एक छोटे से फ्लैट के सामने रुकी थी। यश ने मुझे उतरने को कहा और खुद अंदर चला गया था। मैं भी उसके पीछे चली गई थी। अब मैं बस एक कठपुतली रह गई थी जो उसके इशारों पर चल रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। फ्लैट बहुत ही सुंदर था। वो बोला, अगले महीने मैं लंदन चला जाऊंगा, तब तक तुम यहाँ रह लो और अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें जीना है या मरना। जो भी फैसला हो मुझे बता देना। वो बहुत ही सादा लहजे में बात कर रहा था, जैसे उसे मेरे टूटने का कोई गम ही ना हो। हालांकि हमारी पुरानी जान पहचान थी, फिर भी उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि सपना कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दिल टूट कर फिर जुड़ भी जाता है। मगर वो तो बड़ा पत्थर दिल इंसान था। वो मुझे हर चीज दिखा रहा था, कहाँ क्या सामान रखा है। वो बोला, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, इसलिए ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, बस किचन की कुछ चीज़ें लानी है, वो मैं तुम्हें लेकर आता हूँ। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो, तुम्हारे भाइयों को भनक तक नहीं पड़ेगी कि तुम यहाँ हो। सब कुछ दिखाकर वो चला गया और मैं लॉन में सोफे पर ढेर हो गई थी। मेरा सारा गम आंसुओं की शक्ल में बहने लगा था। मैंने जिंदगी में पहली बार प्यार किया था और पहली बार ही अपनी मोहब्बत को पाने के लिए इतनी बड़ी मुश्किल से गुजरी थी, मगर फिर भी प्यार नहीं मिला था। मेरा दिल टूटना तो बनता ही था। यश के अपने से पहले मैं बहुत रो चुकी थी और उसके आने तक गहरी नींद में डूब चुकी थी। जब मेरी आंख खुली तो बाहर अंधेरा फैल चुका था। शायद मैं बहुत देर तक सोई रही थी। किचन से खटपट की आवाजें आने लगी थी। मैंने झांक कर देखा तो यश शायद कुछ बना रहा था। वो अभी तक नहीं गया था। मुझे देखकर मुस्कुराया और बोला, यकीनन तुम अपने दिल का गुबार निकाल चुकी होगी और तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया होगा। तो चलो, मैं अच्छा सा डिनर बनाता हूँ, तुम सुकून में आ जाओगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। वो बहुत ही नॉर्मल लहजे में बात कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, तुम अभी तक वापस नहीं गए? वो बोला, ये मेरा अपना घर है, जब तक चाहूँ यहाँ रह सकता हूँ। क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? एक तो तुम्हें मुफ्त का नौकर मिल गया, ऊपर से तुम उसे भगा रही हो। और मैं न चाहते हुए भी हल्का सा मुस्कुरा दी थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, जाना तो मुझे चाहिए, ये तुम्हारा घर है, तुम रहो यहाँ मजे से। वो बोला, अरे माइंड मत करो, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बड़ी से बड़ी बात को मामूली समझने वाला, क्योंकि जिंदगी में मुझे इतने बड़े हादसों का सामना करना पड़ा है कि अब कोई भी बड़ा हादसा मुझे असर नहीं करता। एकदम से उसका लहजा गमगीन हो गया था और मैं कुछ देर तक वहीं सन खड़ी उसे देखती रही। मैं जानती थी कि वो किस हादसे की बात कर रहा था। यश के माँ बाप 7 साल पहले एक एयर क्रैश में मारे गए थे। उसने अकेले ही वो गम सहा था। उसके सामने मेरा गम क्या मायने रखता। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई और वो मेरे सामने डिनर रखने लगा था। कहने लगा, 7 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह के दौर से गुजरा था। मैंने मरने के लिए पुल पर चढ़ने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है। मगर शायद मेरी किस्मत अच्छी थी या बुरी, मैं बच गया था, क्योंकि जितनी जिंदगी मेरी लिखी थी उतनी मुझे जीनी ही थी। और मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ, भावनाओं में आकर कोई फैसला मत करो। तुम्हारा गम मेरे गम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तुम कुछ दिनों में अपने प्रेम को भूल जाओगी और फिर अपने अतीत को याद करके फिर मुस्कुराओगी कि मैंने किस इंसान के लिए मरने का सोचा था। समय के साथ इंसान की सोच पक्की होती जाती है और पहले की गई बेवकूफ़ियों पर बाद में हंसी आती है।
इसलिए उसने कहा 1 महीना यहीं रहो और ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। मैंने कहा वो मुझे ढूंढ ही लेंगे, मैं उनसे ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। उसके हाथों से भी तो मुझे मरना ही है, इसलिए मैंने सोचा कि अपने आप ही मर जाऊं। वो कुछ पल मुझे देखता रहा और बोला, मतलब तुम जीना चाहती हो? मरने का फैसला तुमने सिर्फ अपने घर वालों के डर से लिया था? जैसे उसने मेरे दिल की बात समझ ली थी। फिर बोला, एक तरीका है घर वालों से हमेशा के लिए दूर भागने का। मैंने पूछा, कौन सा? वो बोला, पहले 1 महीना खुद को सोचने का मौका दो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हारा कोई भी प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। तुम बस यहाँ रहो, खाओ पियो, आराम करो, और मैं 1 महीने बाद आऊंगा और पूछूंगा तुम्हारा प्लान क्या है। अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जिंदा रहने के लिए मैं बस उसे चुपचाप देख रही थी, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था। वो ये कहकर चला गया और मैं अपने टूटे हुए दिल के साथ उस फ्लैट में रह गई थी। मैं उसकी बात मान रही थी, बस खाती थी और सोती थी, क्योंकि जैसे ही मैं कुछ सोचने की कोशिश करती एक अजीब सा दर्द मुझे घेर लेता था। उस दर्द से बचने के लिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया था, और इसी तरह 1 महीना गुजर गया। एक रात मैं लॉन्च में सोफे पर बैठी नूडल खा रही थी और टीवी भी देख रही थी कि अचानक वो बिना आवाज किए मेरे पीछे आ खड़ा हुआ था और मेरे कान के पास आकर बोला, सरप्राइज। मैं घबरा गई और मेरे हाथ से नूडल का प्याला गिर गया, आधा मेज पर और आधा फर्श पर। मैंने कहा, ये क्या बदतमीजी है, बिना इजाजत किसी के घर में घुसना सिखाया नहीं क्या तुम्हें? मैंने तंज किया। वो मुस्कुराया और बोला, यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, किसी के घर में यूं टांग पर टांग रखकर नूडल खाना क्या तुम्हारी आदत में है? मैंने कहा, मैं बिना इजाजत यहाँ नहीं बैठी थी, तुमने ही मुझे यहाँ छोड़ दिया था अकेला सड़ने के लिए। वो बोला, तो फिर निकलो बाहर और अपनी जान हथेली पर रख लो, क्योंकि कोई भी गोली तुम्हारा सीना चीर सकती है। ये कहकर वो मेरे साथ सोफे पर बैठ गया और बोला, तुम्हारे भाई बहुत गुस्से में हैं, उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, वो हर हाल में तुम्हें ढूंढना चाहते हैं, लेकिन अब तक कोई सूग नहीं मिला। कई बार उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं सपना के बारे में कुछ जानता हूँ, तो मैं मासूम बनकर झूठ बोल देता हूँ। आखिर उसने मुझे शिकवा किया, तुमने तो मुझे झूठ बोलना भी सिखा दिया। मैं डर के मारे उसे देखने लगी, क्योंकि मुझे लगा था शायद अब तक मेरे भाइयों का गुस्सा ठंडा हो चुका होगा, मगर वो तो। मैंने कहा, अब क्या होगा? वो बोला, ये तो तुम बताओ, क्या सोचा है तुमने? क्या सारी जिंदगी इसी फ्लैट में गुजारोगी? अगर ऐसा ही इरादा है तो मैं ये फ्लैट तुम्हारे नाम करने को भी तैयार हूँ। मैं उसे घूरने लगी और बोली, इतनी बड़ी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। वो बोला, तुम्हारे रहने के ढंग से तो नहीं लग रहा कि तुम यहाँ नाखुश हो। उसने बड़ी सी स्क्रीन की तरफ देखा और नूडल के प्याले की ओर, फिर मेरी तरफ कहा। मैंने कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अपना वक्त बिताने के लिए कुछ तो करना ही था। वो बोला, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो मेरे साथ लंदन चलो। मैं उसकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? न तुम मेरे कोई रिश्तेदार हो, न मेरा तुमसे कोई नाता। वो बोला, दोस्ती तो है ना, और एक दोस्त के नाते मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो तुम्हारी कोई भी सफाई या दलील नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनकी नाक कट चुकी है, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, जो थोड़ी बहुत बची है। इसलिए कभी मत सोचना वहां जाने का। और मुझे यूं मत देखो, मैं तुम्हें वहां वापस नहीं ले जाऊंगा। मैंने लंदन जाने की सारी तैयारी कर ली है, बस तुम्हारा पासपोर्ट बनवाना बाकी है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो मुझे हैरानी से देखने लगा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी जल्दी मान जाऊंगी। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, या तो मैं मर जाती या उसके साथ चली जाती। इन दोनों में से मुझे उसके साथ जाना ज्यादा सही लगा। फिर वो बोला, उसके लिए एक शर्त है। वो मेरी आंखों में देखकर बोला। तो मैं थोड़ा सा सहम गई थी। मैंने पूछा, कैसी शर्त? वो बोला, शादी करनी होगी मुझसे, इससे तुम्हारा वीजा आसानी से लग जाएगा, मेरी बीवी के तौर पर जाना आसान होगा। वो इतना सामान्य लहजे में बोल रहा था कि मैं बस उसे देखती रह गई थी। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो बोला, कौन सी किताब में लिखा है कि शादी के लिए प्यार होना जरूरी है?
इंडिया में ज़्यादातर शादियाँ अरेंज होती हैं और जो लव मैरिज होती हैं वो भी ज़्यादातर फेल हो जाती हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा था। वो बोला सोचने की ज़रूरत क्या है, मैं तुमसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, ना तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर करूँगा। बल्कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा हूँ। वो मेरी आंखों में देखकर बोला। मैंने पूछा इतनी मेहरबानी की वजह क्या है? वो मेरे और करीब आया और मैं घबरा कर पीछे हट गई थी। वो बोला दिल आ गया है मेरा, और उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे धड़कना ही भूल गया था। फिर वो जोर से हंसा और बोला मजाक कर रहा हूँ यार, तुम मेरी दोस्त हो और मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने राहत की सांस ली और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर दी थी। हम कोर्ट गए और शादी कर ली। जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर पर साइन की, मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मुझे लगा मेरा दिल अब किसी के लिए नहीं धड़केगा, क्योंकि जिंदगी में इतना बड़ा धोखा खाने के बाद मैं हंसकर या सामान्य होकर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। साइन करने के बाद मैंने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की, क्योंकि यश भी बिल्कुल नॉर्मल था। उसके चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा था कि इन कागजों से उसका कोई गहरा लगाव है। कुछ दिन मैं और उसी फ्लैट में रही, क्योंकि यश मेरे पेपर बनवा रहा था ताकि मैं उसके साथ लंदन जा सकूं। मैंने अपनी सारी जिंदगी सबसे बड़े फैसले बहुत अचानक से लिए थे। मेरी जिंदगी किसी रोलर कोस्टर की जैसे हो गई थी, जो तेजी से नई मंजिलों और रास्तों की तरफ भाग रही थी। अगली सुबह हमारी लंदन की फ्लैट थी। उस रात यश मेरे पास आकर बैठा और बोला, कल से तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम चैन की सांस ले सकोगी, क्योंकि तुम्हारे भाइयों को ख्वाब में भी पता नहीं चलेगा कि तुम मेरे साथ मेरी बीवी बनकर जा रही हो। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुमने मुझ जैसी लड़की को क्यों चुना? तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी। वो मुस्कुराया और बोला, ये तुम में बुराई क्या है? वैसे भी मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने पूछा, तो क्या लंदन पहुंचकर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म कर दोगे? वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला, ये तो तुम पर निर्भर करेगा, क्योंकि मैं तो अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहा हो। मुझे पहली बार उसकी नज़रों में कुछ अनकहा सा दिखा था। मैंने कहा, कहो जो कहना चाहते हो। अचानक उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, शादी से पहले जो बात मैंने तुमसे कही थी कि मैं मजाक कर रहा था, वो मजाक नहीं था। मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ महसूस करने लगा हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन सी फीलिंग्स है, पर ये मुझे रातों को सोने नहीं देती। जब तुम्हारे पास होता हूँ तो उठकर जाने का मन नहीं करता, और जब दूर जाता हूँ तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन अगर ये प्यार है तो मैं पूरी तरह इसमें डूब चुका हूँ। तुम्हारे लिए ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगा, लेकिन मेरे लिए ये कुछ और बन चुका है। कुछ ऐसा जिसे मैं मरते दम तक निभाना चाहता हूँ। लेकिन तुम पर कोई जोर नहीं है, कोई बंधन नहीं है। जब चाहो इन पेपरों को फाड़ कर फेंक सकती हो, लेकिन मैं इसे कभी खत्म नहीं करूंगा। वो यश मुझे पहले जैसा नहीं लग रहा था। वो एक रहस्यमय इंसान था जो कई परतों में छिपा हुआ था। उसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। कुछ समझ नहीं आया। मैं धीरे से वहां से उठ गई, क्योंकि मैं पहले से ही टूटी हुई थी और अभी किसी नए रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थी। अगली सुबह मैं उसके साथ लंदन की फ्लैट में बैठी थी। वो भी चुपचाप मेरे पास बैठा था, शायद मेरी तरफ से किसी जवाब का इंतजार कर रहा था। जब प्लेन बादलों में ऊपर उड़ रहा था, तब मैंने धीरे से कहा, यस, जो बात तुम सुनना चाहते हो, शायद वो मैं अभी नहीं कह सकती, क्योंकि औरत एक बार प्यार में हार जाए तो दोबारा उस मैदान में उतरने से पहले हजार बार सोचती है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं अभी किसी के प्यार पर भरोसा नहीं कर सकती। यश ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब तुम नए देश में जाओगी तो शायद तुम्हारा दिल भी नई मोहब्बत को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम खुद मेरा हाथ पकड़कर कहोगी, यश चलो इस जिंदगी का सफर साथ साथ शुरू करते हैं। उसने मेरा हाथ और मजबूती से थाम लिया था, जैसे मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। मगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को सच्ची मोहब्बत में बदलने के लिए वक्त देना चाहती थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।